So today we will derive the mathematical relationship for the conditions for constructive and destructive interference. Yesterday what we have seen is graphically we have seen path difference and phase difference between two waves. कितना path difference होता है, कितना wave difference होता है अलग अलग condition में. Yesterday we have seen. Today we want to use same principle and we want to derive mathematically what is the path difference and phase difference and how these two waves intensity and amplitudes are related, है ना. इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे इन दोनों वेव्स के. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. वी हैव अ सिंगल सोर्स which will create a coherent waves, two waves. How? From the first slit it will create a primary wavefront, we'll say it's primary wavefront, which will go and hit this opaque screen which has got two slits, S1 and S2. They are very small, S1 and S2 are very small to the tune of 1 millimeter, and they are separated by a distance small d. They are separated by a distance small d. From this opaque screen, opaque plate, we have a screen at a distance of capital D. Okay, and we'll say this SO is the midpoint of this D. Okay, so what we have seen, if these two sources are coherent, so maxima will be found on the places where the crest and trough will meet. Okay, also if the path difference is 0, there will be no phase difference. If the path difference is 0, there will be no difference. So here S1O is the first wave's path and S2O is the first wave's path, second wave's path. S1O first wave's path and S2O second wave's path. So is there a path difference here? There is no difference in path. So what we can say, they are in same phase, and in same phase what will we experience? Maxima. So what will you experience here? A bright spot. What will you experience here? Bright spot. But देखिए एंगल में जा रहा है. वैसे तो ब्राइट स्पॉट यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि सोर्स से सीधे सीधे है, लेकिन हमको सेंटर में भी ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना. इसके सेंटर में ब्राइट स्पॉट दिख रहा है. ठीक है, अब सपोज एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इस स्क्रीन में. कौन सा? P. कौन सा? P. तो मैं इस सोर्स से, S1 सोर्स से एक लाइन ज्वाइन करता हूं P को, S1P, और इस स्लिट, सेकंड स्लिट से भी एक लाइन ज्वाइन करता हूं अब S1P और S2P को देख के आप बताइए क्या दोनों का पाथ सेम है? डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव अभी नहीं पता चलेगा. अगर फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा. मैंने इतना ही बताया था. मैंने ये नहीं बोला था कि वहां उस पॉइंट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. वो तो हमको निकालना है. वो किस पे डिपेंड करेगा? कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस पे, है ना. हमने यहाँ पे तो 0 पाथ डिफरेंस है, लेकिन हमने ये भी बोला कि दिस विल हैपन विद व्हेन द फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट फॉर दैट पॉइंट. अगर इस पॉइंट के लिए एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और उसकी वैल्यू अगर कंस्ट्रक्टिव से मैच करती है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव से मैच करती है तो डिस्ट्रक्टिव होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, और उसको हमको समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि जैसे जैसे पॉइंट्स सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे स्क्रीन में, तो देयर विल बी फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस.
प्लीज़ इसको पहले समझिए, है ना। यहाँ पे है तो 0 है, और इधर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, S1P विल नॉट बी इक्वल टू S2P, S1P विल नॉट बी इक्वल टू S2P, तो इट विल क्रिएट अ पाथ डिफरेंस एंड हेंस फेज डिफरेंस। इज दिस क्लियर? ये चीज़ आपको समझना है। कल के में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए क्या हो रहा है करके, तो इसलिए मैंने कल ग्राफिकली वेव फॉर्म में समझाया, इस बार आपको डायग्रामेटिकली इस फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो एक चीज़ क्लियर है कि स्क्रीन के सेंटर से जब जैसे हम टूवर्ड्स पेरिफेरी आइदर साइड जाएंगे, व्हाट विल बी एक्सपीरियंस? डिफरेंस इन पाथ एंड फेस। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ सपोज आई विल से the equation of this first wave is y1 is equal to a1 sin omega t. The equation of first wave is a1 sin omega t, and for this point suppose I'll say phi is the phase difference, and for इस point के लिए S2 will be say, ये S2 बड़ा है ना, S2P बड़ा है ना उससे, तो मैं बोल देता हूँ कि y2 विल बी a2 sin omega t plus phi. Is this clear? Where phi is the phase difference. A1 is the amplitude of first wave, A2 is the amplitude of second wave, y is displacement. Y1 is displacement created by the first wave, and y2 is the displacement created by the second wave. Is this clear? Okay. So according to the principle of superposition, if I consider this point according to the principle of superposition, what will be the net displacement at P? y2 minus y1, y1 plus y2, y1 plus y2 होता है ना. So net displacement by I say y net is equal to, and this is vector, so y1 plus y2, करेक्ट. तो y1 की वैल्यू मैं डाल देता हूँ a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस phi. अच्छा, आपके बुक में लिखा होगा cos a1 cos ओमेगा t लिखा है ना, तो इसे कंफ्यूज मत होइए, उसमें क्या स्टार्टिंग पॉइंट ही बस चेंज हो गया है. साइन का वेव फॉर्म और कॉस का वेव फॉर्म सेम होता है. अगर मैं आपको इसको नीचे समझाऊं, बस प्रॉब्लम ये डिफरेंस क्या रहेगा, साइन वेव में 0 डिग्री में 0 रहेगा वैल्यू और कॉस में 1 रहेगा. तो साइन वेव ऐसे चला तो कॉस वेव कैसा चलेगा, ठीक है. तो साइन लो या कॉस लो कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो हम साइन लेके चलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बुकों में साइन लेके चलते हैं, कुछ बुकों में कॉस लेके चलते हैं, ठीक है. तो जोड़ दो इसको, हाँ क्या होगा, चलो इसका एक्सपेंशन आपको मालूम होगा. साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, 10th में पढ़े थे, याद है. तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, कॉस ओमेगा टी साइन फाई. ठीक है, इंटू को मल्टीप्लाई कर दो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई. कोई डाउट इसमें? साइन ओमेगा टी वाले टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर कॉमन लिए तो क्या बचा, a1
और यहाँ पे A2 cos phi। तो मैं इक्वल टू क्या लेता हूँ, A1 प्लस A2 cos phi sin ओमेगा t प्लस A2 sin phi cos ओमेगा t। ठीक है, यही होगा ना। अब थोड़ा सा आपको ना वो लेना पड़ेगा, एजम्पशन नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने कोई क्या बोलता हूँ कि मैं A1 प्लस A2 cos phi को A cos थीटा ले लेता हूँ, कैपिटल A cos थीटा, वेयर A इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, वेयर A इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी A1 प्लस A2 को जब जोड़ देते हैं तो ये बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ क्या, समझ में आ गया आप लोगों को? या फिर मैं इधर लिखता हूँ, ऊपर में लिखता हूँ, ऊपर का काम हो गया है ना। इसमें लिखते हैं पुट A1 प्लस A2 cos phi इज इक्वल टू A cos थीटा है, एंड A2 sin phi is equal to A sin theta, where theta is the phase difference at this point, total phase difference at this point, and the A, capital A is the resultant amplitude, capital A क्या है, resultant amplitude। ठीक है, तो अगर मैं ये लिख देता हूँ तो मुझे मिला y net इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, A cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा cos ओमेगा टी। ठीक है, A को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, क्या बचा। अब इसको मैं देखो, A कॉमन ले लिया, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी की कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये किसी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको क्या, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या दिख रहा है, A, देखिए साइन A को, थीटा को A ले लो और ओमेगा टी को B ले लो। ठीक है, थीटा को A ले लो, ओमेगा टी को B ले लो, तो cos A sin B प्लस sin B cos A, या sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू B लिख लेते हैं और ओमेगा टी इज इक्वल टू A, सो ये क्या हो गया, अच्छा ये तो इधर है ही है, तो मैं थीटा इज इक्वल टू Y और ओमेगा टी इज इक्वल X ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, साइन X cos Y प्लस cos X sin Y, this implies sin X plus Y। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Y इज इक्वल टू A कॉमन था, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये रिजल्टेंट है। इसको देख के आपको क्या पता चला, दिस रिजल्टिव वेव इज ऑल्सो SHM, सिंपल हार्मोनिक, इट इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक वेव। ये सिंपल हार्मोनिक वेव था पहला वाला, ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव था, और इसके बाद ये जब दोनों एक दूसरे इंटरफेयर किए तो उसका रिजल्टेंट भी सिंपल हार्मोनिक वेव था। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए मुझे, A की वैल्यू चाहिए, है ना।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल है ना, एक वेव ऐसे, इससे थीटा एंगल पे इसका रिजल्टेंट, सपोज एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है, और इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना, एंगल कितना है, थीटा है, तो ये रिजल्टेंट है ना। ये आपको सपोज y1 है, ये y2 है, तो ये क्या रिजल्टेंट है ना, वेक्टर एडिशन किया है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वेक्टर वाले से याद करो क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b, उसका रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है ना उसका रिजल्टेंट, भूल गए। वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसी को देखो, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दो ऊपर वालों को, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ऐड कर दो नीचे, प्लस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a2 साइन फाइव स्क्वायर। इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ ए स्क्वायर, कहेगा 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कॉमन लिया ना मैंने, ठीक है। इधर इसको एक्सपांड करता हूँ, मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5, और इधर पे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, तो बचा क्या, a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, आगे वही जो मैं चाहता था, और ये क्या है, a स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a इज इक्वल टू, प्लीज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, अभी मैंने बताया और ये प्रूव भी हो गया। Net amplitude is the vector sum of both the amplitudes। ये क्लियर है। तो अगर कभी हम लोग बोले कि भाई दो वेव्स आ रहे हैं, उसका नेट एम्पलीट्यूड निकालो, तो हर एक वेव के एम्पलीट्यूड को आप इस फॉर्मूला में रख देंगे। एम्पलीट्यूड क्लियर है, एम्पलीट्यूड क्लियर है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एक्चुअली में हमको इंटेंसिटी दिखती है, एम्पलीट्यूड थोड़ी दिखता है। हमको क्या दिखता है? हमको स्क्रीन में क्या दिखेगा? ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, है ना। तो इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है अभी नहीं पता। अभी मैं यही बोला था कि हमको नहीं मालूम है। इस पॉइंट में हम देखने से हमको पता चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन से अभी पता नहीं है, क्योंकि हमको क्या मालूम नहीं है, फाई की वैल्यू नहीं मालूम है। अगर फाई की वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो हमको पता चल जाएगा कि ये डार्क स्पॉट है कि ब्राइट स्पॉट है कि बीच का इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला, इससे हमको इंटेंसिटी मिल जाएगा। और ये हटा रहा हूं। हमने ये भी बोला कि भाई इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वायर। I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो मैं ये लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो मैं यही वाले पे फॉर्मूला में इसको पुट कर देता हूँ, या इसको स्क्वायर कर देता हूँ। अभी स्क्वायर तो अपने को मालूम था ना, तो मैं बोलूँ कि इधर पे फॉर्मूला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इस साइड भी के मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड भी के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, के को ना दो टुकड़े में बांट देता हूँ, रूट के इंटू रूट के करता हूँ, ठीक है। रूट के इंटू रूट के तो के ही होगा। 2 रूट के A1 इंटू रूट के A2 कॉस फाई, ठीक है। तो ये के ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेट आई हो जाएगा। के A1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा ना। के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, I2 प्लस 2 रूट के A1, हाँ रूट I1, रूट के A1 क्या होगा, या इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर रहेगा ना, सॉरी रूट के अंदर ले जाऊंगा तो A1 स्क्वायर रहेगा, गलती हो गई थी, है ना। तो ये रूट के A1 स्क्वायर रूट के A2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2I1 I2 कॉस फाई। ये इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है, इस वेव की इंटेंसिटी I1, इस वेव की इंटेंसिटी I2। लेकिन जब मैं इन दोनों से जो मिलाप हो रहा है, जो मिलन हो रहा है, उसमें एक और टर्म आ रहा है, क्या है ये 2I1 I2 cos फाई, और इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस टर्म, है ना। अगर ये वेव नहीं होता तो ये वैलिड होता, I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। लेकिन हमने जब पता कर लिया कि ये वेव है, तो उसमें एक और टर्म आ गया I1 I2 cos फाई, एंड दिस विल मेक अ डिफरेंस, दिस विल मेक द डिफरेंस। एक लाइट टॉर्च इधर से जलाया, दूसरा टॉर्च इधर से जलाया। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी मिलके जुड़ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी जुड़ जाएगी, तो हमको ब्राइट स्पॉट ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर वेव नेचर है तो क्या होता है कि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इधर से टॉर्च जलाया, उधर से टॉर्च जलाया, उजाला ना होके अंधेरा हो गया। वो क्यों हो गया, इस टर्म के कारण। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 2I1 I2 cos फाई। अब बोले भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम होना चाहिए, ये है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। सपोज ये जो फॉर्मूला है ना, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, ठीक है, सॉरी ये I1 I2 नहीं, रूट होगा, रूट I1 I2 होगा, ये रूट I हुआ ना, ये यहां पे I रखोगे ना, के A1 स्क्वायर या I है I1 और के A2 स्क्वायर I2, तो क्या हुआ I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। अब यहां से मैं मैक्सिमम है, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कब होगी मैक्सिमम, इस फॉर्मूला को देखो, बताओ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, cos फाई
cos फाइव cos फाइव 1 हो गया तब हो गया मैक्सिमम। देखो कैसे होता है। हाँ cos, अरे भाई इसको 0 किए तो क्या हुआ, i1 प्लस i2 ही हो गया ना। लेकिन मैं अगर इसको 1 करता हूं तो ये i1 प्लस i2 से ज्यादा होगा। अरे माता, इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए मुझे। फाइव को 0 लिया, मैं cos फाइव इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, cos फाइव इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट। हाँ तो ये क्या हो सकता है, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, अरे ये भी लिख सकता हूं क्या, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। ये रूट I1 का स्क्वायर और ये रूट I2 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो cos फाइव इज इक्वल टू 1 कब होता है, आपने बोला 0 डिग्री पे, बस वहीं पे है ना। प्लीज अपना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यहाँ पे शार्प रखिएगा। इसीलिए उस दिन ग्राफ बनाया था। अगर हम अपने क्वाड्रेंट्स ले लेते हैं, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, हाँ, और ये कितना 3π/2, और ये 2π। cos फाइव इज इक्वल टू 1 0 डिग्री में भी होगा, 2π में भी होगा, होगा कि नहीं होगा, 4π में भी होगा, 6π में भी होगा, हाँ 8π में भी होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगर -1 हुआ तो क्या मिलेगा, उसमें अगर -1 cos फाइव इक्वल टू -1 है तो क्या मिलेगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। अगर ये -1 हुआ तो -2I1I2 हो गया, ये होगा। तो ये -1 कहाँ मिलता है, यहाँ मिलेगा, यहाँ पे तो 0 मिलता है, ये 1 है, 0 -1 0, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये पाई पे, 3π पे, 5π पे, 7π पे और 9π पे -1 मिल रहा है। यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, मिनिमा। क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिनिमा मिल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने अभी बदला, फेस एंगल का क्या रिलेशन है, फेस डिफरेंस का क्या रिलेशन है, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ मिल रहा है, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π। अब फेस, ये तो 5 का तो मिल गया अपने को, 5 से मिल गया, मुझे पी चाहिए, पार्ट डिफरेंस। कैसे इक्वल है भाई, मैंने कल एकदम अच्छे से क्लियरली बताया था, लेकिन शायद आप लोग फिर से भूल गए, फिर से बोलूँगा। ये अगर एक साइकिल है तो ये टाइम कितना है, फेस कितना है 2π, और डिस्टेंस कितना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2π। क्या हुआ, एक चीज़ याद रखना आपने, लैम्डा इज इक्वल टू 2π, फिर तो आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2π,
अगर P इज द फेज डिफरेंस और यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें फेज डिफरेंस P है सपोज, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 पाई लैम्डा अपॉन P, ये टोटल वो है डिस्टेंस है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू P, ये कितना है फेस है कि नहीं, 2 पाई लैम्डा अपॉन P क्या है फेस है। अगर ये फेस डिफरेंस 0 है तो P की वैल्यू क्या होगी, अगर फेस डिफरेंस 0 है तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू हो गई 0। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो फेस डिफरेंस है वो 2 पाई है ना, तो 2 पाई P अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, तो P यानी पाथ डिफरेंस वो कितना हो गया लैम्डा। रिलेशन मालूम है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, तो लैम्डा उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा ना, 1 से ही तो इंटू होगा। अगर P इज इक्वल 2 पाई P इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई है, तो क्या बचा उधर P इज इक्वल टू 2 लैम्डा है ना, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रख सकता हूं मैं, पाई रख दूंगा यहां पे। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई, तो पाई पाई कट गया, P इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अगर 2 पाई की जगह 3 पाई रख दिया तो 3 पाई बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 पाई रख दिया 5 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2। अब इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, ऐसे में तो अपने को याद नहीं होगा, जनरलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 2 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 6 लैम्डा बाय 2, 8 लैम्डा बाय 2। अब इधर में थोड़ा 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। सो आई कैन से that for constructive interference the phase difference should be even multiple of pi, and part difference should be even multiple of pi by lambda by 2। प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम ध्यान से सुनिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2 4 6 8 इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड इवन मल्टीपल ऑफ एंड पार्ट डिफरेंस शुड बी, पाथ डिफरेंस P शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, 2 4 6 8। फॉर कंस्ट्रक्टिव, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक, इसको अगर लिखना होगा, अभी इधर पे मिटा के लिखूंगा मैं, ठीक है, तो उसका n के टर्म्स में मैं आपको रिलेशन दूंगा, ठीक है, उसको याद कर लोगे, हो जाएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस phase difference should be odd multiple of pi and odd multiple of lambda by 2. A path difference should be odd multiple of lambda by 2. Phase difference should be odd multiple of pi and path difference should be the odd multiple of lambda by 2. Is this clear? इसको रट्टा तो तुमको मारना ही पड़ेगा, लेकिन समझ लो। Condition for
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले लिख दूं, ठीक है, cos phi should be equal to 1. Therefore phi should be equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, etc. And since 2 pi p upon lambda is the relation between phase and path, ठीक है, so for this p should be equal to 0, 2 lambda by 2, 4 lambda by 2, 6 lambda by 2, है ना, and dash dash. Hence you can write for constructive interference the path difference should be even multiple of pi and path difference should be even multiple of lambda by 2. Is this clear? तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 2n pi, phi is equal to 2n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3. लिख सकता हूँ 2n pi, 0 डाला अगर n is equal to 0 तो क्या हो गया 0. ये क्या होगा केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो एकदम बीचों बीच में जो मैक्सिमम है वो 0. 1 डाला तो क्या मिलेगा 2 पाई, 2 डाला तो 4 पाई, 5 डाला तो 8 डाला तो ये फेज डिफरेंस है ना. और यहां पे मैं लिख सकता हूं 2n लैम्डा बाय 2, p इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2. कुछ बुक में n लैम्डा दिया होगा, n लैम्डा भी दिया होगा, वो भी सही है. 2n लैम्डा बाय 2 कट गया, तो मैं याद करने के हिसाब से बोल रहा हूं 2n लैम्डा बाय 2, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. तो फॉर n इज इक्वल टू 0 यानी सेंट्रल मैक्सिमा p शुड बी 0. फॉर फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा बाय 2 यानी लैम्डा. फॉर सेकेंड मैक्सिमा सेकेंड 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 यानी 2 लैम्डा. ये है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में चले. फाई शुड बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये क्या हो गया ऑड मल्टीपल. ऑड मल्टीपल तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑड मल्टीपल लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ बुक में वो 2n-1 दिया है और कुछ लोग 2n+1 लिख देंगे, है ना. तो अगर 2n-1 है तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और 2n+1 है तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0. तो आपको क्या सही लगता है? मैं हमेशा दोनों साइड में 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, देख लो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप 2n-1 लेते हैं और n की वैल्यू 0 लिखते हैं तो आपको p की वैल्यू आएगी -1 आएगी ना, जो कि हो नहीं सकता. पार्ट डिफरेंस नेगेटिव में नहीं जाएगा, है ना. तो आप एक चीज़ याद रखना, आप अगर कुछ ले लिए n की वैल्यू जबकि उसमें पार्ट डिफरेंस नेगेटिव में आया तो गलत हो गया. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n+1 where n start from 0, 1, 2, 3. ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ फेज डिफरेंस. 2n+1 पाई, n इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो
प्लस 1, तो ये होगा फर्स्ट डार्क स्पॉट, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, सेंट्रल डार्क फ्रिंज होता नहीं है, क्योंकि सेंटर में तो हमें हमेशा ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा। फ्रिंज यानी वो जो ब्राइट एरिया है उसकी बैंड को, पट्टी को फ्रिंज बोलते हैं, है ना। कल हमने जो देखा था ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो पहला जो बीच का जो ब्राइट है उसको सेंट्रल फ्रिंज बोलेंगे। जितने विड्थ में है वो, जितने विड्थ में ब्राइट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। जितने विड्थ में डार्क दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। सेंटर से पहला डार्क फ्रिंज आएगा, फिर उसके बाद में जो ब्राइट फ्रिंज आएगा उसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। समझ में आया? यानी n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n इज इक्वल टू 1, फॉर सेंट्रल फ्रिंज n इज इक्वल टू 0। ठीक है। और यहां पे क्या कर सकते हैं? p इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, है ना। मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें 2n माइनस 1 है। थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप। 2n प्लस 1 में n स्टार्ट होगा 0 से, 2n माइनस 1 है तो n स्टार्ट होगा 1 से। इज दिस क्लियर? सो दिस इज कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। काफ़ी देर तक समझाया आपको, ठीक है। इसमें अपन पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लें, फिर आगे अपना पी चेंज हुआ ना, ये देखो, हाँ यहाँ पे चेंज होगा, पी चेंज होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। क्लियर? चलो न्यूमेरिकल करें। एक चीज आपको समझना है ना, मैंने आपको कल बताया था ना, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में क्या है, हमने माना था कौन से सोर्स कोहेरेंट होंगे? व्हेन द ओमेगा इज सेम। ओमेगा सेम होगा तो न्यू भी सेम होगा, लैम्डा भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा और वेवलेंथ भी सेम होगा। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस आपको उसमें दिखेगा, है ना। इनकोहेरेंट सोर्स क्या होगा? जिसमें सेम नहीं होगा, सिंपल। इनकोहेरेंट सोर्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये सब नहीं होंगे सेम। तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ with a zero or constant phase difference, with a zero phase difference or constant phase difference between them, they are called coherent sources. Incoherent sources, two sources of light which do not emit light waves with a constant phase difference, they are called incoherent source. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? अगर मैं उस फॉर्मूला से देखूं तो कंडीशन क्या है? आइदर फाई शुड बी 0 और फाई शुड बी कांस्टेंट फॉर अ कोहेरेंट सोर्स। क्या कंडीशन है? को cos फाई वाला जो टर्म है, या तो वो नहीं, ये मैक्सिमम 1 होना चाहिए, cos फाई शुड बी 1 मैक्सिमम होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। फाई शुड बी कांस्टेंट और 0, फाई शुड बी कांस्टेंट और 0, तो आपको कोहेरेंट सोर्स मिलेगा। ठीक है। सो इफ cos phi remains constant with time, the total intensity at any point will be constant. The intensity will be maximum at point where cos phi is plus 1 and minimum at points where cos phi is minus 1. यही हमने बोला था। अगर ये cos phi वेरी कर रहा है विथ टाइम, फाई की वैल्यू वेरी कर रही है विथ टाइम, मैंने उस फॉर्मूला में बताया था, है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर ओमेगा सेम नहीं है तो ओमेगा 1 टी हो जाएगा और ओमेगा 2 टी,
दो वेव के, ओमेगा 1t और दूसरे का ओमेगा 2t। जब इसको ऐड करेंगे तो एक t वाला टर्म आएगा, आपको एक t वाला टर्म आएगा, यानी टोटल फेज डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फेज विल चेंज। हमने ग्राफिकली भी बताया था, ग्राफिकली भी देखा था कि हाँ भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फेज विल चेंज, इसलिए ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी बताया था कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो कोहेरेंट सोर्स होंगे, लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा टाइम तक वेव एमिट नहीं कर सकते। यानी इनका टाइम कितना है? अगर दो एटम है और अगर कोहेरेंट सोर्स यानी कोहेरेंट सेम फ्रीक्वेंसी में उन्हें एमिट किया तो उसका टाइम होगा 10⁻⁸ सेकेंड। इतने देर तक वो सेम फ्रीक्वेंसी में रह सकता है। उसके बाद क्या, एटम चेंज हो गया, दूसरे एटम आ गए, वो मैच नहीं करेगा, तीसरा एटम आ गया, वो मैच नहीं करेगा। तो इतने जल्दी यानी वो कोहेरेंट होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इतने थोड़े देर के लिए होता है कि हमारा आँख जो है उसे देख नहीं पाएगा, इनकी कोहेरेंस को देख नहीं पाएगा। तो हमको कंटिन्यूअस ब्राइट स्पॉट दिखेंगे। क्या दिखेगा हमको? कंटिन्यूअस ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा। मैं पढ़ देता हूँ उसको। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लाइट इज एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स एंड नॉट बाय द बल्क मैटर एक्टिंग एज अ होल। है ना, लाइट कैसे एमिट करता है? अगर बल्ब से लाइट आ रही है तो उसके अंदर जो फिलामेंट है उसके एलिमेंट्स इंडिविजुअल एटम्स लाइट एमिट कर रहे हैं, ना कि वो फिलामेंट एज अ होल। ठीक है, इवन अ टाइनिएस्ट सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। अगर एक छोटा सा भी 1 मिलीमीटर का भी अगर फिलामेंट है तो उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स है ना। एंड द इमिशन ऑफ लाइट बाय देम टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंटली, और हर एक एटम इंडिपेंडेंटली लाइट एमिट कर रहा है। इवन एन एटम एमिट्स एन अनब्रोकन वेव ऑफ अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। कितने देर तक वो सेम फ्रीक्वेंसी में करेगा लाइट एमिट? 10⁻⁸. The millions of atoms of a source cannot emit waves in the same phase. The light emitted by the commonly used monochromatic source, a sodium lamp, remains coherent for about 10⁻⁸ second. After this time, the atoms responsible for emission of light gets changed. The phase difference and hence the interference pattern changes 10⁸ times in 1 second. एक सेकेंड में कितने बार चेंज हो गया? 10⁸. और इतनी जल्दी चेंज को हमारी आंख इतनी कैपेबल ही नहीं है देखने की। आवर आइज कैन नॉट सी सच रैपिड चेंजेस एंड अ यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इज सीन ऑन द स्क्रीन। सो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, है ना। इसलिए हमने जब वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो मोनोक्रोमेटिक लाइट तो यूज़ किया, लेकिन एक ही सोर्स था, सोर्स एक ही था, उसी से हमने दो वेव्स लिए और उसका ये इंटरफेरेंस कराया। अगर दो सोडियम लाइट लेते तो इंटरफेरेंस नहीं होता। नहीं, सन मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट नहीं करता, व्हाइट लाइट एमिट करता है। आपके पास जो आ रहा है ये व्हाइट लाइट आ रहा है। जब एक्सपेरिमेंट में आपने देखा तो आपने देखा कि उसमें कलर बैंड बने हुए थे, क्योंकि हर एक कलर के अलग अलग वेवलेंथ है, इसलिए आपको एक शार्प इंटरफेरेंस नहीं दिखा। शार्प इंटरफेरेंस दिखता तो कंटिन्यूस लाइट ब्राइट और डार्क, यहाँ पे आपको एक बैंड ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड बैंड ऑफ डार्क स्पॉट, बैंड ऑफ ब्राइट स्पॉट, और जहाँ बैंड ऑफ ब्राइट स्पॉट था वहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिखे। अब हमको ये था, हमने कंडीशन निकाला मैक्सिमा मिनिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे उस यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट कितनी विड्थ है, उसकी फ्रिंज की विड्थ कितनी है ना, और क्या विड्थ चेंज हो रही है जैसे जैसे हम सेंटर से आगे जा रहे हैं, तो विड्थ चेंज हो रही है क्या, ये पता करना है। और ब्राइट फ्रिंज की विड्थ और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या इक्वल है या अनइक्वल है, ब्राइट फ्रिंज वाली ज़्यादा है और डार्क फ्रिंज वाली कम है, ये भी पता करना है। और अगर मैं बोलूं कि चौथे ब्राइट स्पॉट की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, उस चौथे ब्राइट स्पॉट की सेंटर से कितने डिस्टेंस में है बन रहा है,
ये भी पता करना है, क्या हम कर सकते हैं? फोर्थ ब्राइट स्पॉट आपके सेंट्रल से कितने दूरी पे है, क्या पता कर सकते हैं हम? कैसे? या फिर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करो और उसमें मुझे उस लाइट की वेवलेंथ बताओ, जिस लाइट को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी वेवलेंथ बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं? सर जो जिस कलर की लाइट जाएगी उस कलर का वेवलेंथ निकालेंगे। कैसे निकालोगे? सर जो वो तो दिया है ना। ना, वो दिया है, वो आपने मान लिया, मैं नहीं मानता, चलो जो दिया है नहीं मानता, मुझे वेवलेंथ चाहिए, बताओ कैसे बताओगे? तो ये हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया ना, उससे अगर मुझे कैपिटल डी की वैल्यू मालूम है, स्मॉल डी की वैल्यू मालूम है और उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे कैपिटल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन और ये जो ओपेक्स स्क्रीन से स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस मालूम है, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस मालूम है, तो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले उसको करें कि पहले कुछ न्यूमेरिकल कर ले? पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सिंपल से चालू करते हैं, लिखिए two plane monochromatic waves propagating in the same direction, two plane monochromatic waves propagating in the same direction with amplitude A and 2A, with amplitudes A and 2A respectively, and differing in phase by pi by 3 radian, and differing in phase by pi by 3 radian, superpose, full stop, superpose, calculate the amplitude of the resultant wave, calculate the amplitude of the resultant wave. चलो, A1 is equal to A, A2 is equal to 2A, phi is equal to A R is equal to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, pi by 3 180 divided by 3, तो कितना हो गया? क्या है? अंडर रूट 7 ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 7 नहीं, अंडर रूट 7 इंटू ए, अंडर रूट A1 स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर, A2 स्क्वायर क्या हो गया? 4A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 यानी 1/2, कॉस 60 यानी 1/2 होता है ना। चलो, तो 1/2 A2 इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर हो गया ना। हाँ सॉरी, 4A स्क्वायर और cos 60 कितना हो गया? हाफ, तो A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर कितना हो गया? 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बाय
2, तो ये 2 हो गया, 2a², तो अंडर रूट 7a² रूट 7a. Two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. Two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. Find the intensity at points where the waves from two sources superimpose with a phase difference of first option 0, second pi/2 एंड थर्ड पाई, यानी 3 पॉइंट्स निकालने हैं. पहले पॉइंट में फेज डिफरेंस कितना है 0, सेकेंड पॉइंट में फेज डिफरेंस pi/2 और थर्ड पॉइंट में फेज डिफरेंस है पाई का. एक मैं करके दे रहा हूँ, बाकी 2 आप निकालो. I1 कितना है I, I2 कितना है 4I. ठीक है, आपने को क्या निकालना है IR जब phi = 0 है. तो IR = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi. याद है क्या, यही है ना. तो I1 क्या है I2 क्या है 4I + 2 √ I × 4I और cos 0, तो इक्वल टू 5I + 2I² से I बाहर और 4 से 2 बाहर, 2I, cos 0 होता है 1. तो 2 2 = 4 + 5 9I. पहले पॉइंट में इंटेंसिटी क्या हो गई 9I. अब बाकी का तुम निकाल लो. सेकेंड वाले का 5I आएगा, 5I रहेगा, इधर 0 हो जाएगा ना, तो 5I. सेकेंड वाले का 5I, थर्ड वाले का I. सेकेंड वाले केस में क्या होगा, ये pi/2 यानी ये cos 90, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 5I. ठीक है. थर्ड वाले केस में ये है पाई यानी cos 180, तो यानी -4I. In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen in a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units, In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. Find the intensity at a point where the path difference is
फर्स्ट पॉइंट लैम्डा बाय 4, सेकेंड पॉइंट lambda by 3, and third point lambda by 2. फर्स्ट वाला lambda by 4, सेकेंड वाला lambda by 3 और थर्ड वाला lambda by 2. यहाँ थोड़ा सा ना आपको समझना पड़ेगा, मैं शायद यहाँ पे बताया नहीं क्योंकि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरे डिटेल में किया नहीं है. यहाँ I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी? I1 विल बी इक्वल टू I2. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो I1 विल बी इक्वल टू I2, सेम सोर्स से है ना, इक्वी डिस्टेंट है. तो क्या होगा, आप जो I का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट I का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. तो व्हेन यू विल पुट I1 इज इक्वल टू I2 तो आपको क्या मिला, उसको I मान के चलो, I नॉट मान के चलो, सपोज उसको क्या मान के चलो, I नॉट, है ना. हियर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट. ठीक है, तो ये I R विल बी इक्वल टू I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 I नॉट cos phi. तो ये हो गया 2 I नॉट प्लस 2 I नॉट cos phi. I नॉट बाहर निकाल लिया और 2 भी I नॉट, 2 I नॉट बाहर निकाल लिया, 1 प्लस cos phi. ये मिल गया. टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, 2 I नॉट 1 प्लस cos phi. 1 प्लस cos phi को क्या कर सकते हो आप, नहीं उसको खैर उतना नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, अभी तो हमको वैल्यू पता है ना. व्हेन आगे करना आप कर सकते हो ना, इसको 1 प्लस cos phi को क्या बोल सकते हो, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2. क्या बोल सकते हो, 2 cos स्क्वायर phi बाई 2. तो 2 cos स्क्वायर phi बाई 2 इंटू 2 I नॉट हो जाएगा 4 I नॉट cos स्क्वायर phi बाई 2. ये मैथ्स का जो है ना 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. वो लगा सकते हो, मैं नहीं लगाता, चलो इतनी मेहनत क्यों करनी है, बायो वालों को परेशानी हो जाएगी. मुझे ये मालूम है क्या बोला है कि पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस दिया ना, पार्ट डिफरेंस पहला वाला है ना, कि लैम्डा दिया है ना, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी कितनी है, के है. अब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी के है. पार्ट डिफरेंस लैम्डा है जब, तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई. सोचो फिर से, व्हेन पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई. कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, फेज डिफरेंस 2 पाई. तो मैं अगर यहाँ पे 2 पाई डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 पाई डाल दूंगा तो 2 पाई कितना होता है, 1 प्लस 1 2 और ये 2 इंटू 2 4 I नॉट. ऐसे मिल गया ना, बिना याद किए, मैंने याद नहीं किया था, वो याद करके नहीं रखा था, 4 I नॉट स्क्वायर ऐसा नहीं किया था मैंने, को सीधे मिल गया 4 I नॉट. और इसमें ये इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसने बोला है के है, लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 I नॉट इज इक्वल टू के.
लिख सकते हैं 4I0 इज इक्वल टू के। अब इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला मिला है उसमें बाकी पार्ट डिफरेंस की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, फेज डिफरेंस की वैल्यू डाल देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन क्या है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू व्हेन लैम्डा बाय व्हेन पी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो फाई इज इक्वल टू व्हेन पी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो फाई कितना होगा, लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दूं, 4 लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दिया और डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया पाई बाय 2। तो इस फॉर्मूले में मैं आई आर इज इक्वल टू 2, आई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4 अपॉन के, आई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4 अपॉन के अपॉन 4, सॉरी के अपॉन 4, आई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं के अपॉन 4 इंटू कॉस 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 होता है 0, तो ये कितना बचा 1। तो पहले केस में क्या मिला मुझे के बाय 2, फर्स्ट केस में कितना मिला मुझे के बाय 2। अब सेकंड और थर्ड केस निकाल सकते हो क्या आप लोग, चलो निकालो। सर ये 4 वो तो सेम रहेगा, बस फॉर्मूला यही है, ये चेंज बस वो चेंज करना है डेटा। पहले क्या निकालोगे, ये लैम्डा बाय 4 दिया तो फाई कितना हुआ, अब लैम्डा बाय 3 दिया तो फाई कितना होगा, 3 पाई लैम्डा बाय 3 है ना 2 पाई 1 3, यस सर 2 पाई बाय 3 है ना 120 होगा ना, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 हाँ, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 प्लस 30, जैसा कर सकते हो करो, वैल्यू याद रखना इन सब की। कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 -1/2 -1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 कॉस इनवर्स ये 1/2 होता है, -1/2 होता है। √3/2 कॉस 90 प्लस 30 माइनस कॉस 30 हुआ ना, माइनस कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, 90 प्लस 30 माइनस कॉस 30 नहीं, कॉस 30 ही होता है, कॉस 30 ही होता है। √3/2 90 प्लस 30 और कॉस 30 √3/2 और इनवर्स कर जाता है उसमें। नहीं कॉस 30 नहीं होता, साइन 30 होता है रे भैया, हाँ सर साइन 30 होगा, इनमें चेंज जाता है, साइन 30 होगा, sin 30 1/2 हाँ 1/2, हाँ हाँ माइनस लगेगा क्या, 90 में माइनस, ये तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री याद रख लेना, मेरे को अभी एकदम क्लियर नहीं है। तो 90 और 270 में चेंज हो जाता है कॉस साइन। हाँ इसमें कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हो गया 1/2, कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या वैल्यू आई के की, ए आई आर की कितना है k/4, आंसर k/4। थर्ड केस π/2 तो सर लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 2 पाई हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा पाई, कॉस 5 पाई हो गया, तो ये कॉस 5 180 मतलब -1 1 - 1 0, तो क्या हो गया 0 पूरा 0। ठीक है। यस सर The intensity of the central maxima, the intensity at the central maxima in Young's double slit experiment is, the intensity of the central maxima in the Young's double slit experiment is I naught
find out the intensity at a point, find out the intensity at a point where the path difference is, find out the intensity at a point where the path difference is lambda by 6 comma lambda by 4 and lambda by 3. Lambda by 6 comma lambda by 4 and lambda by 3. 3 जगह निकालना है तुमको. इंटेंसिटी कहाँ कहाँ निकालना है? 3 जगह. इसी तरीके से निकालना है जैसा हमने निकाला है. हाँ, आई की जगह आई नोट लेना है. लैम्डा अपॉन 4 पहले के रिस्पेक्ट में निकाले थे, अभी आई नॉट के रिस्पेक्ट में निकालोगे. ये हो गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. ठीक है. हियर I1 इज इक्वल टू I2. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I1 प्लस 2 I1 cos phi cos 0. ठीक है, मैक्सिमा ही बोला ना, मिनिमा तो नहीं बोले ना. क्वेश्चन में क्या लिखा है? है ना. तो आई और ये दिया है आई नॉट. आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? इंटेंसिटी इज, ठीक, कितना हो गया? 4I1. ये दिया ना. तो आई नॉट इज इक्वल टू 4I1. तो मैं ये लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 4. ये क्लियर है क्या? व्हेन फेज डिफरेंस इज 0. अब पहला केस में क्या बोलता है वो? इंटेंसिटी इस पॉइंट में निकालो वहां जब पहला वाला क्या है? लैम्डा बाई 6. व्हेन P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6 तो फाई कितना होगा? 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाय 3, है ना. तो I इज इक्वल टू, मैं सीधे यहाँ पे आता हूँ, 2I1 प्लस 2I1 cos 60 कितना हुआ? रुकना है पहले, cos इसको तो बता. cos 60 यानी कितना होता है? 1/2. तो ये कितना हो गया? I इज इक्वल टू 3I1 और I1 क्या है? 3 इंटू I नॉट बाई 4. तो ये इंटेंसिटी है पहले पॉइंट की. आया क्या समझ में? अच्छा, चलो इधर का आ गया. आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा दिया है. काहे का 0 भाई? वो तो ब्राइट स्पॉट है ना. हाँ, अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ. हमको इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी नहीं मालूम है. इस केस में आपको जो क्वेश्चन दिया है, इसीलिए मैं बोला उसको पढ़ के समझिए. आपको इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी नहीं मालूम है, I1 I2 नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा है तो I1 इज इक्वल टू I2. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I1 इज इक्वल टू I2 मालूम है ना. तो उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जो सेंटर में बन रहा है वो क्या दिया है? I नॉट.
रिजल्टेंट दिया है आई नॉट, ये दिया है, ये नहीं दिया है, लेकिन ये भी दिया है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो मुझे मालूम है सेंट्रल मैक्सिमा में n इज इक्वल टू 0 होता है, तो p इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस भी 0 होता है और फेज डिफरेंस भी 0 होता है। तो मुझे ये मालूम है, तो मैं ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकाली। क्या निकली? इंडिविजुअल इंटेंसिटी। इसको अगर आप इस फॉर्मूला में डाल दो, इस वैल्यू को, तो आपको लास्ट में आई नॉट मिलेगा। इस वैल्यू को इसमें डाल दो, करके देखो, करके देखो ना। तो आपको टोटल वैल्यू आई नॉट मिलेगी। इस वैल्यू को इसमें डालो, आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस 2 इंटू आई नॉट बाई 4, तो टोटल कितना हो गया? आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट बाई 4 क्या उतना? 2 आई नॉट बाई 4 प्लस 2 आई नॉट बाई 4, टोटल आई नॉट। यही हुआ कि नहीं? आया कि नहीं आया? तो जब मुझे ये इसका इंटेंसिटी मालूम है आई नॉट, तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट बाई 4। अब ये मुझे पता चल गया। तो मैं जब n इज इक्वल टू, यानी p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6, यानी जब p इक्वल टू 0 थी तो ये था, तो p इक्वल टू लैम्डा बाई 6 थी, तो क्या होगा? तो वो तो मुझे मालूम है, इसको फॉर्मूला में डाल दो, इस फॉर्मूला में डाल दो या इसी फॉर्मूला में डाल दो, चलो, क्योंकि मुझे I1 की वैल्यू या इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी मालूम है। तो अब मैं निकाल सकता हूं इसके टर्म में, आई नॉट के टर्म में, इट इज I इज इक्वल टू 3 आई नॉट बाई 4। दूसरा पॉइंट का लैम्डा क्या है? लैम्डा अपॉन 4 है, ये लैम्डा अपॉन 4 है, तो ये 2 लैम्डा अपॉन 4, यानी ये हो गया लैम्डा अपॉन 2। हाँ 90, तो 90 हो गया, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। 2i1 हुआ है ना, तो ये आई नॉट अपॉन 2, सेकेंड का आंसर। ये 1/2 था, है ना, 1/2 था, यानी 2i1 डिवाइड बाई 2, यानी बच गया i1। 2i1 प्लस i1 हो गया 3i1, और i1 की वैल्यू क्या थी? आई नॉट बाई 4। 3 इंटू आई नॉट बाई 4, 3 आई नॉट बाई 4। ठीक है, इस केस में ये हो गया p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 है, तो फाई कितना हो गया? पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं पाई बाई 2 की वैल्यू इस कॉस पाई बाई 2 बोल दिया, तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो बचा क्या? 2i1, i1 इज आई नॉट बाई 4, 2 इंटू आई नॉट बाई 4, तो क्या बच गया? आई नॉट बाई 2। थर्ड वाला पॉइंट क्या है भाई? थर्ड वाला क्या है? मैं फिर से करूंगा आपको थर्ड वाले के लिए। p इज इक्वल टू लैम्डा में आएगा ना, p कितना है? लैम्डा बाई 3, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई 3, 120। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I1 प्लस 2 I1 cos 120। 1/2 होगा क्या? नहीं, cos 120 1/2 नहीं होता, -1/2 होता है शायद। तो कितना हो जाएगा? अगर -1/2 है तो कितना हो जाएगा? हाँ, I1 2i1 प्लस 2i1 इंटू -1/2, तो 2i1 माइनस i1
I1 कितना है? I0/4। इसके न्यूमेरिकल्स को ना करने के लिए आपने पहले तो कॉस के सारे वैल्यूज़ को याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे ना तो ये क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत टिपिकल था कि नहीं? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया उसको अच्छे से समझिए, तब फिर ये सॉल्यूशन बनेगा। हाँ बेटा, पूरा कहानी खत्म हो गया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आप अच्छे से समझे हो तो उसमें सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? जहाँ फेज डिफरेंस 0 होगा और पार्ट डिफरेंस 0 होगा। ये लिखा है ना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया? सेंट्रल मैक्सिमा दिया है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है तो उसका फेज डिफरेंस भी 0 है और पार्ट डिफरेंस भी 0 है। अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए थे ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है? फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n इज इक्वल टू 0 है, तो p इज इक्वल टू 0 और phi इज इक्वल टू 0। phi इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू p। अब p इज इक्वल टू 0 है तो phi इज इक्वल टू भी 0। अब 0 0 है तो इस फॉर्मूला में डाल दो। cos phi 0 है तो यहां पे डाल दो, आ गया। तो ये पहले से दिया हुआ था। ये क्या था? I0। मुझे इंडिविजुअल इंटेंसिटी वेव की नहीं मालूम थी, अब मुझे मालूम चल गई। ये I0 है, ये 4I1 आ गया, तो I1 है ना। सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव होती है। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी 4 टाइम्स द इंडिविजुअल वेव होती है। अगले क्लास में उसका प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे।